नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज पुणे में एक प्रोग्राम था, उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे और वहाँ पे तमाम नेताओं के अलावा एनसीपी के नेता शरद पवार भी थे। अब होता ये है कि शरद पवार ने प्रधानमंत्री की पीठ पे हाथ रखा और पीठ पर हाथ रखे जाने के बाद से महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं, हलचल सी शुरू हो गई है। अब ये भी कहा जा रहा है कि शरद पवार ने पीएम की पीठ पर यूं ही हाथ नहीं रखा है। शरद पवार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर के उनके सहयोगी संगठन उद्धव ठाकरे की शिवसेना पहले से ही काफ़ी नाराज़ थी, विरोध कर रही थी। बावजूद इसके अब जब शरद पवार ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीठ पर हाथ रखा, तो महाराष्ट्र की सियासत में गर्माहट आनी ही थी। एक पीठ पर हाथ ही तो रखा है, लेकिन सवाल कई सारे खड़े हो गए हैं और इन सवालों के जवाब तलाशते हैं हम वरिष्ठ पत्रकार विनोद शुक्ला जी से। शुक्ला जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। धन्यवाद मनविंदर जी। गजब की राजनीति है ना। देखिए, पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना ज़्यादा इस समय हाई है कि ऑपोजिशन के नेता अगर किसी को कॉल भी कर दें, तो उसके कई सारे अर्थ निकाले जा रहे हैं। और यहाँ तो सरेआम शरद पवार जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीठ पे हाथ रखा है और मुस्कुरा करके मोदी जी ने उनका अभिवादन स्वीकार भी किया है। दोनों हाथ में हाथ लेकर के 2 सेकंड तक खड़े भी रहते हैं, देश ने देखा। क्या है ये सब शुक्ला जी? देखिए मनविंदर जी, राजनीति में हर पब्लिक पोस्चरिंग के मायने होते हैं। अब उस मायने का असली मतलब तो सिर्फ वो दो व्यक्ति जानते हैं जो उस पब्लिक पोस्चरिंग का हिस्सा हैं। बाकी हम आप बहुत सारे कयास लगाएंगे कि ऐसा है वैसा है, लेकिन एक बात कम से कम शिवसेना के बारे में, सॉरी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बारे में ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी के, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के जो नेता शरद पवार हैं, उनका अब अपना कोई पॉलिटिकल एम्बिशन या आपकी उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं बची हुई है। अब उनकी जी। आखिरी राजनीतिक लड़ाई है अपनी बेटी के लिए एक सुरक्षित राजनीतिक माहौल बना करके और एक बेहतर राजनीतिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जिससे कि उनका आगे का राजनीतिक भविष्य संवर सके। और शरद पवार की सारी कवायद उसी के लिए है। अब उस कवायद में शिवसेना नाराज हो, उस कवायद में कांग्रेस नाराज हो, उस कवायद में कोई भी नाराज हो, इससे उनको फर्क नहीं पड़ता है। उनकी यही एक मिशन है और उसी मिशन पर लगातार काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री से तो वो अक्सर मिलते रहते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर के उन्होंने मुलाकात की। उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो जो वो उनको दिखाता है कि वो अपनी जरूरत के हिसाब से प्रधानमंत्री से मिलते जुलते रहते हैं। तो इसको उसी दृष्टि से देखना चाहिए। और इसके मायने तो मतलब अगर ये है कि वो प्रधानमंत्री को डिसीव कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, तो मुझे तो नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को डिसीव कर पाने की स्थिति में है, सिवाय अपना जी। नुकसान करेंगे अगर कोई वो इस तरह की इस तरह का कोई गेम प्लान करते हैं तो जी। एक और बात है सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शरद पवार सियासी लड़ाई में कहीं अंत में अपने भतीजे पवार के साथ आ जाएँ? देखिए, अगर ऐसी स्थिति बनती है जहां पर उनको ये लगता है, देखिए अभी लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, 8 महीने के आसपास बचे हुए हैं। जी। अगर उस परिस्थिति में जिस तरह से एनसीपी का एक बड़ा हिस्सा उनसे टूट के अलग चला गया है जी। और वो भाजपा गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाए हुए है, तो आप इसको इस तरह से देखिए, शिवसेना का आधा, शिवसेना स्प्लिट हो गई, जी। एनसीपी स्प्लिट हो गई, बीजेपी की अपनी ताकत है। तो ये मिला करके
कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं बना रहे हैं जहां सुप्रिया सूले को चुनाव जीतना मुश्किल हो जाए। तो वैसी स्थिति में तो निश्चित तौर पर समझौता करेंगे। वो अपनी राजनीतिक लड़ाई तो वो अपना राजनीतिक पारी तो शरद पवार खेल चुके हैं ना। उनके लिए तीन टर्म 4 टर्म के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी शायद रह चुके हैं। तो उनके पास जी। लंबा अनुभव है। तो अब इस परिस्थिति में सुप्रिया सूले 2 टर्म 2 या 3 टर्म की एमपी हैं। अब उनके लिए या तो उनको केंद्र में मंत्री बने वो, तब तो उनकी कोई स्थिति बेहतर होगी। जी। और जहाँ तक महाराष्ट्र में उनके मुख्यमंत्री बनने का प्रश्न है, उसमें मुझे थोड़ी-सी अड़चन दिख रही है, इसलिए कि वो इतनी डायनेमिक नहीं है कि अपने दम पर वो मुख्यमंत्री बन पाएँ। उनको कांग्रेस की शरण में जाना पड़ेगा और कांग्रेस की शरण में जा करके वो ऐसा बन सकती हैं। लेकिन कांग्रेस तो तीसरे चौथे फिडेल की पार्टी हो गई है। तो जी। वो क्या कर पाएंगी? तो इसलिए मुझे लगता है कि एक पिता होने के नाते शरद पवार उनके राजनीतिक भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके राजनीतिक भविष्य के लिए जो बेहतर होगा वो करने के लिए पिता के तौर पर प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है इस सारी स्थितियों को उसी दृष्टि से देखना चाहिए। उससे ज़्यादा कोई ऐसा भूचाल ले आ देंगे शरद पवार, इसमें मुझे अभी भी संदेह है। आप सही कह रहे हैं कि उनमें शायद कुछ बचा नहीं है, लेकिन शरद पवार अगर अजीत को समर्थन देकर के उनके फैसले को स्वीकार करते हैं, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो उनके जो नेताओं को केंद्र में जगह मिल सकती है। अच्छा, ये ऐसा भी जो सोच रहे हैं, उनकी सोच में कितना दम लगता है आपको? देखिए मनविंदर जी, एक चीज़ आप समझ लीजिए, अजीत जो है ना, अजीत को सुप्रिया के राजनीतिक महत्वाकांक्षा से दिक्कत तब तक नहीं है जब तक वो महाराष्ट्र की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करती। जी। महाराष्ट्र में से वो चुनाव लड़ें, चुनाव लड़के इस ऐसे गठबंधन के साथ जाएं जो गठबंधन सरकार में है। अजीत पवार को इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही उनकी महत्वाकांक्षा महाराष्ट्र में प्रबल होगी, प्रखर होगी, प्रफुल्लित करने प्रस्फुटित करने की कोशिश की जाएगी, वैसे ही अजीत पवार को दिक्कत हो जाएगी। और वही दिक्कत है जिसके कारण चाचा और भतीजे में आपस में दूरी बनी है। अजीत पवार ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र में शरद पवार उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाए हुँ, और हुँ। ये शरद पवार ने नहीं किया। उन्होंने अपनी बेटी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी दूसरा अध्यक्ष बनाया। तो अजीत पवार ने प्रफुल्ल पटेल समेत एनसीपी में बंटवारा कर दिया और ये बाप बेटी अलग थलग पड़ गए। अब इनके पास कोई चारा नहीं है, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कुछ लोगों को अपनी तरफ ले लिया जाए। लेकिन जी। ये 3-4 जिले की पार्टी है महाराष्ट्र के, मराठवाड़ा इलाके के, उससे ज़्यादा हुँ, इनकी हुँ। कोई पहुँच नहीं है। तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है सिवाय इसके कि आपस में समझौता करें और एक बेहतर चुनाव लड़ें अगला आने वाला, उसके बाद लोकसभा का, उसके बाद विधानसभा का लड़ें, जिससे कुछ हुँ, हुँ। और इनके पास कोई चारा दिख नहीं रहा है। तो इसलिए ये सारी कवायद दिख रही है होती हुई। जी प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करने को लेकर के पहले से ही इनकी पार्टी में थोड़ी नाराज़गी थी। लोग चाहते थे कि ये वहाँ उस प्लेटफ़ॉर्म पे ना जाएँ, इससे एक गलत मैसेज जाएगा। अब इसकी परवाह भी नहीं की शरद पवार ने और एक कहिए कि बड़ा दिल दिखा दिया। और ये भी हो सकता है कि चूँकि दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार, अ, ये जो आज एक पोस्चर की हम बात कर रहे हैं, बुज़ुर्गियत का तकाज़ा भी इसमें समझा जा सकता है, लेकिन इतना बड़ा मतलब वो अ, अपने लिए कोई खतरा मोल नहीं लेंगे। देखिए मनविंदर जी, एक बात आप समझ लीजिए कि
शरद पवार के साथ कोई शिष्टाचार, कर्टसी या किसी किसी के बारे में बहुत इमोशनल ढंग से नहीं सोचते हैं। वो सिर्फ इस बात पर ज़्यादा फोकस उनका होता है, ज़्यादा ध्यान केंद्रित होता है कि किस रणनीति से उनको फायदा होने वाला है। जी। अब उनके प्रधानमंत्री के साथ डायस साझा करने से, प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करने से अगर कांग्रेस नाराज होती है, शिवसेना नाराज होती है, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते कि इस मुहिम से उनको फायदा हो रहा है। और मैंने जैसा पहले कहा कि इस मुहिम से निश्चित तौर पर उनको फायदा होगा, वो अपनी बेटी को फायदा दिलाना चाह रहे हैं। तो शिवसेना क्या सोचती है, कांग्रेस क्या सोचती है, शिवसेना विरोध करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ऐसे सोचिए कि दोनों राजनीति के दो ध्रुव हैं, शिवसेना और एनसीपी। एक हिंदू राष्ट्र की बात करती है, दूसरी मुस्लिम अपीजमेंट की बात करती है, जी। और दोनों एक साथ मिलकर सरकार बनाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल महाराष्ट्र में हुआ है, बहुत सारी जगहों पर इस तरह की युतियां, इस तरह के कॉम्बिनेशंस बने हैं, लेकिन सबका एजेंडा वही होता है कि अपना जो प्लान है वो कैसे सर्व हो। तो वैसे ही शरद पवार का इस पूरे प्रकरण से क्या फायदा होगा, कितना क्या वो अचीव कर पाएंगे, वो ज्यादा मायने रखता है बनिस्बत इसके कि उससे शिवसेना नाराज हो जाएगी या कांग्रेस नाराज हो जाएगी या बाकी और क्या नाराज हो जाए, कौन नाराज हो जाएगा। एक बात और जान लीजिए, जी। जो जिस तरह की राजनीति करते हैं ना, उस तरह की राजनीति में एक दिन 1 मिनट लगता है मुस्लिम वोट्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। आप कोई एंटी हिंदू बयान दे दीजिए, तुरंत सारा मुस्लिम वोट आपकी तरफ आ जाएगा। तो ये शरद पवार अच्छे से जानते हैं। शरद पवार अच्छे से जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ प्लेटफॉर्म साझा करने से अगर उनके कुछ मुस्लिम मतदाता नाराज होते हैं और उनकी कोई बात नहीं बनती है बीजेपी और इस कॉम्बिनेशन के साथ, तो वो चुनाव के आसपास कोई इस तरह का बयान दे देंगे, एंटी हिंदू बयान, तो मुस्लिम पोलराइज होकर उनकी तरफ चला जाएगा। ये खाली वही नहीं, भारत के बहुत सारे पॉलिटिशियंस जानते हैं और वो करते हैं, अक्सर करते हैं। और ये बहुत सामान्य सी राजनीतिक स्ट्रेटजी है। इसको तो अब लोग समझ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं कि जो भारतीय प्रतीकों के बारे में, हिंदू प्रतीकों के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में जिस तरह की बयानबाजी दी जाती है, वो सिर्फ उसका एक ही पर्पज होता है। सब जानते हैं कि हिंदू इसको इग्नोर कर देंगे और इसका कुछ नहीं होगा, तो वो ये बात करके निकल जाते हैं और कुछ नहीं होता है और वो अपने पक्ष में वोट कर लेते हैं। तो ये शरद पवार बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और उनको ये सब मालूम है, और उनको मालूम है कि किस तरह के स्टेटमेंट का क्या असर होगा और किस तरह से हम मतदाताओं को अपनी तरफ, दूसरे पक्ष के मतदाताओं को कैसे अपनी तरफ जाएंगे। इसलिए वो पूरी स्ट्रैटेजी उनको मालूम है, और ये बाकायदा ऐसा नहीं है कि ये अनप्लान्ड है, बहुत सोचे समझे तरीके से इस पर 2, 3, 4, 5 बार उन्होंने सोचा होगा, तब उन्होंने ये निर्णय लिया होगा कि उनको प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करना चाहिए कि नहीं साझा करना चाहिए, और पूरी सोच विचार सोच समझ के उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा किया है। प्रधानमंत्री के मैंने हालांकि वो वीडियो नहीं देखा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री के कंधे पर हाथ रखा। इसका मतलब वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी प्रधानमंत्री के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ये सारी चीजें हैं, और ये जनता आज देख रही होगी टेलीविजन पर जो है। तो और इस तरह के बहुत सारी चीजें मई जून तक आपको नजर आएंगी मनविंदर जी। आप देखते जाइए, एक के बाद एक बहुत सारे डेवलपमेंट आपको नजर आएंगे, जहां पर जिन राजनीतिक दलों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था या दूरी रखते थे, मेंटेन करके वो करते थे। अब आप ऐसे सोचिए ना कि शरद पवार, जिन्होंने कांग्रेस से सिर्फ इस बात से दूरी बनाई थी, अलग हुए थे
कि वो सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाह रहे थे, वो विदेशी मूल के प्रधानमंत्री व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाह रहे थे, और बाद में उसी जब यूपीए बना तो यूपीए सरकार में मंत्री बने। अब महाराष्ट्र में तीनों कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना सरकार में है, तो ये एक बड़ा पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग वाले व्यक्ति हैं। ये अपने हिसाब से जहां जो सूट करता है उस हिसाब से काम करते हैं। जी सर, एक चीज़ और है, हमने बात की है शरद पवार की, लेकिन मोदी जी जो पास्ट में हुआ है, जो पास्ट में शरद पवार कहते रहे हैं, वो क्या उन सब चीज़ों को इग्नोर करेंगे? अगर 1 मिनट के लिए समझे भी कि शरद पवार जी के मन में कुछ है, कुछ सोच के उन्होंने ये पोस्टर देश के सामने रखा मंच से। देखिए मनविंदर जी, एक चीज समझ लीजिए, इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, दो तरह जी, से इस बात का जवाब दे सकते हैं। एक ये कि मोदी जी के लिए जो उनकी प्रतिबद्धता कटिबद्धता देश के लिए है, उसको आगे बढ़ाने के लिए वो अपमान का घूंट भी पी करके इस तरह के लोगों के को साथ लेकर के चुनाव जीत करके और अपनी जो विकास यात्रा है उसको आगे बढ़ाने की बात कहते हैं, जो लोग मोदी के को समर्थन करते हैं या मोदी को जो लोग पसंद करते हैं। जी, दूसरा वर्ग है, ये कहता है कि मोदी सरकार बनाने के लिए चाहे उनको कोई भला कहे बुरा कहे, उस सब तरह के लोगों से समझौता कर लेते हैं। जी, लेकिन मोदी जी ने जब महबूबा मुफ्ती की पार्टी से समझौता किया था तो उन्होंने बताया था कि हमसे गलती जी, हुई थी, तो वो स्वीकार हुँ, करते हैं। जी, और एक बात तो तय है कि मोदी जी की राजनीतिक समझ वाला, मोदी जी जैसी राजनीतिक समझ वाला अभी के वर्तमान समय में भारत की राजनीति में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। तो जी, उनकी राजनीतिक समझ पर ना हमको प्रश्न करना चाहिए, ना उनकी राजनीतिक समझ पर प्रश्न कोई कर सकता है। और उनकी मंशा पर संदेह करना मेरे दृष्टि से बेवकूफ़ी है। वो जी, उनका कमिटमेंट जो है देश के लिए, विकास के लिए, भारत की राजनीति के लिए, हुँ, हुँ, वो अपने उसका कोई जवाब नहीं है। और ये आज नहीं, आज से 10 और 20 साल बाद जब हम लोग शायद मतलब 50 साल बाद शायद जब हम लोग ना रहें, तब जब लोग रिविजिट करेंगे उनके कामों की, तब लोगों जी, को जी, पता लगेगा कि उन्होंने देश के लिए क्या किया और किन परिस्थितियों में क्या किया। जब बीजेपी को अछूत समझा जाता था, हिंदू हितों की बात करने वाले को कम्युनल माना जाता था, उस परिस्थिति से निकाल करके उन्होंने अपने आइडियोलॉजी को इस मुकाम तक ले आया। वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, और इसको आप जो भी कमतर आंकता है वो गलत करता है। तो इसलिए मुझे जी, लगता है कि चुनाव जीतने के लिए, चुनाव देखिए, आप राजनीति करते हैं चुनाव जीतने के लिए, और चुनाव जी, जीतना किसी भी राजनीतिक दल के लिए इसलिए ज़रूरी होता है कि जो उसके कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को लागू कर पाए। उस कार्यक्रम को लागू करने के लिए कई बार आपको इतना बड़ा मैंडेट चाहिए होता है जिसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों पर राजनीतिक दृष्टि से नजरअंदाज करना पड़ता है। तो ये सारा कहना कि आप ये बताइए ना, मैंने जैसा अभी उदाहरण दिया कि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री ना बनने देने के लिए पार्टी तोड़कर शरद पवार अलग हुए, बाद में उसी के साथ जाकर के समझौता जी, किए। जी, शिवसेना का कांग्रेस के खिलाफ ही विरोध था, और कांग्रेस और इंदिरा जी के बारे में जो बाला साहब जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते थे, आप गूगल पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन दोनों ने अलायंस किया ना, तो सेक्युलर हो गए, शिवसेना सेक्युलर हो गई या कांग्रेस कम्युनल हो गई। ये दोनों चीज़ों का जवाब। तो राजनीति में चुनाव
ही प्रमुख होता है और चुनाव को प्रमुखता रखते हुए ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती। बहुत अच्छी बात कही आपने। मुझे लगता है कि जो कंधे पे हाथ रखा है वो तो शरद जी ने रखा है। मोदी जी ने तो केवल उन्हें कटसी में हैंडशेक किया है। अगर हम जैसे आपने कहा कि मोदी जी के उनका जो बिहेवियर है, वो उसको बहुत कायदे से लेकर के चलते हैं और निभाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि वो छोटे बच्चों को रुक करके उनको दुलारते हैं, प्यार करते हैं। ये मतलब उनकी एक एक उनका ये स्टाइल है। तो ये कंधे पे जो हाथ रखा है वो शरद पवार जी ने रखा है। मोदी जी ने तो सिर्फ़ एक उनका अभिवादन स्वीकार किया है। देखिए बहुत ब जी। आप जो बात कह रही हैं मनिंदर जी, वो उसका हुँ, ये है कि मोदी जी हर चीज़ में पर्सनल टच देने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्ज़ैक्टली। बच्चों को छूते हैं जी, 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 या जी। या बच्चों से बात करते हैं, मेट्रो रेल हुँ, पर हुँ। जाते हैं हुँ, या हुँ। अभी जो प्रगति मैदान में जो जिस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया, उसमें जो मज़दूर काम कर रहे थे, उनके साथ फ़ोटो खिंचाई। पार्लियामेंट में जी, जो जी। मज़दूर थे, उनसे मिले, उनके हुँ, साथ हुँ। फ़ोटो खिंचाई, उनकी और भी बहुत सारी चीज़ें हु क्या कर तो वो इन सब मामले में पर्सनल टच देने की कोशिश करते हैं, जी, कोशिश नहीं करते, पर्सनल टच देते हैं देते हैं, और मन से देते हैं। ये उनका अपना अंदाज है। ये इसके लिए अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हुँ, हुँ। जनरली सामान्यतः मैं बहुत सारी चीज़ों की चर्चा व्यक्तिगत उस पे नहीं करता हूँ, लेकिन मैं एक छोटा-सा आपको वो बताता हूँ, पर्सनल एनेक्डोट है। मैं नया-नया पत्रकार बना था। तो मैं जिस अखबार के लिए काम करता था, उसमें मुझे कभी-कभार लिखने के लिए मिलता था। हुँ, एडिट हुँ। पेज में लिखने के लिए मिलता था, तो मैं और उसमें पॉलिटिकल राइटिंग ही करता था, तो बीजेपी, कांग्रेस दोनों के दफ़्तर में जाया करता था। हुँ, हुँ। तो मेरे एक जानने वाले प्रचारक थे, संघ के प्रचारक, जिनसे मुझे बहुत सारी सूचनाएँ या बहुत सारा चीज़ पर्सपेक्टिव मिलता था, मैं समझने की कोशिश करता था कि और बीजेपी का इमर्जेंस होना शुरू हुआ था, 98 की बात है। हुँ, अ, नरेंद्र मोदी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशंस थे। हुँ, 1100 हुँ। करोड़ में कार्यालय हुआ करता था। तो कई कई बार होता था कि मैं अपने ऑफिस से निकल जाता था, 7:30 बजे मेरा ऑफिस फ्री होता था, तो चूंकि वो वहीं रहते थे उस ऑफिस में, हुँ, हुँ। अ, और कई कई बार मैं दोपहर को भी जाता था उनसे मिलने, जब मुझे टाइम मिलता था या ऑफिस अलाउ करता था। जी। एक दिन लंच के समय वो भी खाना खा रहे थे, तो उन्होंने मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। हुँ, तो हुँ। मैं उनके पास बैठ गया। अ, और संयोग की बात ऐसी थी कि मोदी जी भी सामने बैठे हुए थे, लंच कर रहे थे। उसके बाद उनको वाजपेयी जी मीटिंग हॉल में आ गए थे, आडवाणी जी आ गए थे, अंदर से बुलावा आया। अ, तो वो जल्दी-जल्दी खाना खा कर के गए और उनके पास मैसेज ये आया कि आप आइए, वाजपेयी जी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप हुँ, जब तक हुँ। पहुँचेंगे नहीं तब तक मीटिंग नहीं शुरू होगी। अब हुँ, वो हुँ। उलझे क्यों रह गए? वो उलझे इसलिए रह गए कि जो मेरे मित्र थे, वो उन्होंने कोई बात पूछी मोदी जी से। मैं सामने की कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैं भी समझने की कोशिश कर रहा था। कोई चीज़ पूछी और मुझे समझाने के क्रम में पूछी उन्होंने। तो मोदी जी उसको बहुत बेहतर ढंग से एक्सप्लेन कर रहे थे। न केवल वो उन प्रचारक मित्र के तरफ मुखातिब थे, मुझे भी समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखो ये ऐसा है और इसको ऐसा है और बीजेपी इसको ऐसा, हालाँकि वो मीडिया से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, लेकिन चूँकि वो प्रचारक थे तो इस उस कारण वो मुझे फॉर्मली इनफॉर्मली वो मीडिया को कम एंटरटेन करते थे। तो उन्होंने बताया, तो मैं बता रहा हूँ ये जानने की कि वो कैसे, जब अगर वो कन्विंस्ड हैं और उनको लगता है कि चीज़ें उन्हें, तो बाकायदा पूरी तसल्ली के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं। और ये मेरा एक दिन का अनुभव नहीं है। मैं अपने उन मित्र से अक्सर जाता था। ये एक दिन लंच की बात है, मैं उनसे कई बार इस तरह को किया। 4 4 बैठ
4 लोगों के बैठने की डाइनिंग टेबल हुआ करती थी 1100 करोड़ में पीछे, वहीं पर बैठ के सारे लोग वो करते थे। तो ये उनका अभी का स्वभाव नहीं है, ये मैं आपको जी, 98 की बात बता रहा हूँ। ये जी, जी, हमेशा से, मतलब ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये ढोंग है, प्रधानमंत्री बनने के बाद ये वोट वो करने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, मैंने उनको जी, देखा है। वो हर चीज को हमेशा से पर्सनल टच देने की उनका स्वभाव, आदत रहा है। अब ये मैंने उनको गुजरात में काम करते हुए नहीं देखा, लेकिन मैंने दिल्ली में उनको काम करते हुए अपनी आंखों से देखा है। ऐसा नहीं कि लंबे समय तक देखा है, 6-7-8 महीने ही देखा है। वहां जब तक मैं आता था, मेरे वो मित्र थे। ये उनकी आदत का हिस्सा है, मनिंदर जी। मतलब सामान्यतः मैं अवॉइड करता हूँ इस तरह के एनेक्डोट्स जहां पर मैं व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व हूँ, लेकिन चूंकि विषय ऐसा है कि मुझे लगा, इसलिए कई के बार जी, होता है ना, पत्रकारों को ये आदत होती है वो ये हुँ, बताने की, मुझे ये जानता है, मुझे वो जानता है। हुँ, मैं हुँ, अवॉइड करता हूँ। आज तक मैंने अपने कहीं कोई तस्वीर, सिर्फ एक तस्वीर मैंने पोस्ट की थी किसी पॉलिटिकल व्यक्ति के साथ मिलने की। वो पॉलिटिकल व्यक्ति तब नहीं रह गया था, वो राष्ट्रपति थे, और चूंकि राष्ट्रपति जी का स्नेह मुझे, पुराने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का जी, था, जी। वो अकेली एक पिक्चर है जो मैंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है। उसके अलावा कोई पिक्चर मैं नहीं शेयर करता। जी, बहुत अच्छी आपने अपनी याद को भी ताज़ा कर लिया और ये सही बात है कि उनका मतलब दिखावे वाली बात नहीं है मोदी जी की, वो दिल से कनेक्ट होते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया बिल्कुल। आपका शुक्ला जी और बहुत दर्शकों से भी धन्यवाद। मैं कहना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा और आज आपसे एक नई बात भी शेयर की है शुक्ला जी ने। आप इस पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों और मेरा चैनल देखते रहिए। जो दर्शक पहली बार जुड़ रहे हैं मेरे साथ, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।